जिनके कारण इंदौर इस मुकाम पर पहुंचा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज जो तमाम सुविधाएं इंदौर में मौजूद हैं, जिन्होंने योगदान दिया है, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आगे उनकी भविष्य की प्लानिंग क्या है। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विनोद भंडारी को साहब को, मंच पर आए, उनसे समझेंगे कि इस मुकाम पर इंदौर कैसे पहुंचा है और आगे भविष्य की प्लानिंग किस तरह की है। साथ ही मैं अर्पित चोपड़ा साहब को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। अर्पित चोपड़ा साहब मंच पर आए, हम उनसे समझेंगे इंदौर की को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर उनकी भविष्य की प्लानिंग क्या है। साथ ही डॉक्टर वर्षना सोडानी जी से भी अनुरोध है, वो भी मंच पर आए, हम उनसे भी साझा करेंगे मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, इंदौर के विकास को लेकर, इंदौर के डेवलपमेंट को लेकर उनकी प्लानिंग क्या है और सरकार को से उनके क्या सुझाव हैं, सरकार को क्या सुझाव देते हैं, क्या और होना चाहिए। इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तीनों अतिथियों का मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो, अर्पित चोपड़ा साहब से भी आपका भी स्वागत है सर। हमारे तीनों अतिथि मंच पर मौजूद हैं। भंडारी साहब, मध्य प्रदेश में बात करें तो आपका नाम कोई अछूता नहीं है, हर कोई आपसे वाकिफ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में नंबर 1 है इंदौर, सुरक्षा जो साफ सफाई उसके मामले में। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, एक अहम इंदौर का स्थान है। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि आसपास के स्थानों से भी जब भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, इलाज कराने लोग इंदौर आते हैं। वर्तमान में इंदौर में हम कहाँ पहुँच चुके हैं और भविष्य का देखते हैं आप? देखिए, इंदौर शहर की अगर आप बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में इस समय जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी सुविधाएं चाहिए वो सब अवेलेबल है। अब आज से अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो हर मरीज इंदौर से बम्बई, दिल्ली जाने की तरफ अपना मूव करता था। अब इंदौर का पैसे वाला भी और इंदौर का गरीब, यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है कि हर तरह का लोग, मतलब आप गरीब परिवार का भी लोग होगा, निम्न स्तर भी उसकी आय का वर्ग का लोग होंगे या कोई हाई क्लास आय वर्ग वाला भी होगा, सबको समान रूप से समान तरह की फैसिलिटीज़, समान तरह की इक्विपमेंट्स पे ट्रीटमेंट और मेथडोलॉजी से इलाज होने का यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और ये सब चीज़ें मैं इसमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, बिकॉज ये जो आयुष्मान योजना चालू हुई है उससे आज इंदौर शहर में कम से कम हर फैसिलिटीज़ को, हर तरह के तबके का इलाज करने में कोई तकलीफ नहीं पड़ रही है। और आपको ये बता दूं कि पूरे देश में इंदौर शहर ऐसा शहर है जो कि कंपेरेबल है बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, जहाँ भी आप मेट्रो सिटी की बात करें, उससे सस्ता इलाज होता है और उससे अच्छा इलाज होता है। और मैं ये अश्योर कर सकता हूँ आपके इस चैनल के, हर दिन करीब 10 मरीज विदेश से भी आते हैं इलाज कराने। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर है। सर, कुछ ऐसे गंभीर बीमारियाँ हैं जो कि विदेश से भी यहाँ पर आ जाते हैं, ऐसी कौन सी डिजीज होती होंगी जिनको लेकर खास तौर पर विदेश का भी रुख करते हैं? सबसे ज़्यादा मैंने जो अभी एक मुहिम स्टार्ट की है, जो महिलाएं हैं 40 साल से ऊपर के एज की, उन लोगों के लिए निवारण करके मैंने एक मुहिम चलाई है, जिसमें कि मेरे यहाँ इस समय महिला डॉक्टर, सर्जन बहुत ज़्यादा आपके ज्वाइन किए हैं। तो वो लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ ब्रेस्ट की सोनोग्राफी और ब्रेस्ट की मेमोग्राफी कर रहे हैं। और अर्ली डायग्नोस करने के लिए ब्रेस्ट के कैंसर को हम सबसे पहले एक प्रायोरिटी पे लिया है। सेकंड, इस समय इंदौर शहर की सबसे बड़ी ज़रूरत है रिसर्च की। तो रिसर्च के लिए जेनेटिक्स पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। कल 18 तारीख है, कल हम लोग प्री जेनेटिक्स टेस्टिंग का शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी अब इंदौर 4 चांद लगाएगा। और उसमें ये
हम प्रिडिक्टिव जेनेटिक्स पे ज़्यादा काम करेंगे, मतलब डायग्नोस करके प्रिडिक्शन करके और उसको गाइड करा जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। डॉक्टर वर्षा यहाँ पर मौजूद हैं, सोडानी डायग्नोस्टिक सेंटर की हैं। आपकी 22 शाखाएं हैं मध्य प्रदेश में, सुना है छत्तीसगढ़ के भी और रुख करने वाले हैं आप। बिल्कुल, संपूर्ण का प्रयास रह रहा है कि अभी भी सिटीज़ के साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम सबको ये सुविधाएं प्रदान कर सके जो मेन सिटीज़ में उपलब्ध है। और उसी के साथ साथ अब हम चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़, इवन भोपाल, जबलपुर, छत्तीसगढ़ से लेके गुजरात में सूरत तक हम ये सुविधाएं शुरू करना चाहते हैं और वहाँ पे भी हम डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर जाना चाहते हैं ताकि हर आम नागरिक को भी हम ये एडवांस सुविधा उपलब्ध करा सकें। आपकी जो शाखाएं एक के बाद एक लगातार बढ़ती जा रही हैं, रिस्पांस कैसा है? हम सीधे मरीजों से ही जुड़कर देखेंगे। सर, यही बात है कि सिटी लेवल पे तो सबको ये सुविधाएं मिल जाती है, हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा बहुत आसानी से मिल जाती है, पर यही अच्छी और एडवांस लेवल की सटीक जांचें हम छोटे शहरों में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू करते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लोग खुश होते हैं कि उनको दूसरे शहरों में जाके जांचें कराने की ज़रूरत नहीं है, कम खर्चे में वो वहाँ पे भी अपनी अच्छी जांचें कर पाते हैं। भारत की आत्मा तो गांव में है। बिल्कुल। हालांकि इंदौर का अधिकांश हिस्सा है शहर जैसा ही है, लेकिन जो बिल्कुल दूरांचल के गांव हैं वहाँ तक आपको लग रहा है कि ये फैसिलिटी पहुँच चुकी है? सर, हमारा ये जो मॉडल है ये हब एंड स्पोक मॉडल जो होता है, हब एंड स्पोक व्हील मॉडल जो होता है उस पे काम करता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे अत्याधुनिक मशीन्स हमने लगाई है वो हम वहाँ पे रेप्लिकेट कर सके वो मॉडल, और जो हम नहीं कर पाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती, वो हम कोशिश करके वहाँ से यहाँ पे सैंपल्स बुलवाते हैं और विद इन 1 डे उनको रिपोर्ट्स देने की पूरी कोशिश रखते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जहाँ पर सेंटर्स नहीं खुल पाए हैं लेकिन ऐसे लोगों को फैसिलिटी मिले तो सैंपल कलेक्शन, एक ये आपने कलेक्शन सेंटर्स हमने बहुत सारे ओपन करे हैं ताकि वो वहाँ पे सैंपल्स दे सके, और जो वहाँ पे प्रोसेस हो सकते हैं वो हम उधर करते हैं, बाकी हम मेन सेंटर इंदौर बुलवा लेते हैं। अर्पित चोपड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। सर, सुपर स्पेशलिटी, हालांकि भंडारी साहब बता रहे थे कि अब इंदौर में तो विदेश से भी लोग आने लगे हैं, और अब भविष्य क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले मैं मंच पे उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय सभागण सदस्यों और आप सभी का अभिवादन करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको वंदन करता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि किस तरीके से हम इंदौर में कुछ नया देख पा रहे हैं, तो उसी जैसे सर की एक प्रति जो उनकी बातें हैं, हमको लगता है कि उन्होंने 20 साल में जो भी देखा है, किया है, वो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन के रूप में लिया है, और उसी के माध्यम से हमने होम्योपैथी में एक नया रिसर्च किया जिसका नाम दिया हमने मॉडर्न होम्योपैथी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथी में जो क्रिटिकल केस हैं, कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, सर्जिकल आखिरी स्टेज के पेशेंट, इवन जो हॉस्पिटलाइज कैटेगरी के जो पेशेंट्स होते हैं, जो इवन कोमा की स्थिति में होते हैं, कई ऑटोइम्यून बीमारियां जिसमें एलोपैथी में आज भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी लाइलाज होने का जो तमगा लगा हुआ है, एक तरीके से हम दुनिया की 70% बीमारियों पर अगर बात करें तो अभी भी लाइलाज कैटेगरी में काफ़ी रिसर्च चल रहा है। तो उस फील्ड में हमने होम्योपैथी से एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट प्लान किया जिसका नाम दिया हमने मॉडर्न होम्योपैथी, जिसमें हमने बिना परहेज का फास्ट और नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए एविडेंस बेस्ड सिस्टम को यूज किया। एविडेंस बेस्ड सिस्टम का मतलब होता है कि दुनिया में अगर WHO का कोई भी क्राइटेरिया होता है तो उसमें बिना एविडेंस के कोई भी सिस्टम को वो आगे अडॉप्ट नहीं कर सकता। इवन कोई भी सिस्टम के जब वेरिफिकेशन होते हैं तो उसमें एविडेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो करीब हमने 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा, जो चाहे कैंसर के स्टेज 1 से स्टेज 4 के हैं, किडनी फेलियर के स्टेज 1 से स्टेज 5 के पेशेंट्स हैं जिन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की निर्भरता बनती है, एक तरीके से ऑटोइम्यून बीमारी जिसमें जीवन भर स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं, सर्जिकल बीमारियां जिसमें आदमी को अगर कोई विकल्प नहीं मिलता मेडिसिन से तो सर्जरी में जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में और ऐसे केसेस में जहां पर कोमा की स्थिति में भी अगर कह सकते हैं कि अगर आखिरी स्टेज में अगर कोई उम्मीद ना हो तो मॉडर्न होम्योपैथी से एग्रेसिव ट्रीटमेंट देकर लोगों को फायदा दिया। ये जो मॉडर्न होम्योपैथी है, होम्योपैथी से अलग है बिल्कुल।
मॉडर्न होम्योपैथी का नाम इसलिए थोड़ा सा अलग दिया गया कि पुरानी क्लासिकल होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है कि केवल जो बेसिक ट्रीटमेंट है, स्किन, हेयर फॉल या एक हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। पर क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड लास्ट स्टेज के पेशेंट्स में ज़्यादातर होम्योपैथी को ज़्यादा उपयोगिता में नहीं लिया गया था। उसका मेन कारण था कि उसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाया। 200 साल पुराने सिस्टम को हम अगर आज के हिसाब से अगर 200 साल बाद हम यूज़ करना चाहें तो आज के परिवेश में जब इतना पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट खाकर, स्टेरॉइड्स खाकर, एक तरीके से जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट, इतना स्ट्रेस होने के कारण लगभग हर तरीके से पेशेंट रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो आपको होम्योपैथी में कुछ अलग करने की जरूरत थी। ये माना जाता है कि होम्योपैथी का इलाज थोड़ा सा धीमे होगा, इसी के लिए मॉडर्न जो है आपकी टेक्निक, क्या उसमें कुछ इजाफा उसका चेंज करने का तरीका यह रहा कि जितना जरूरत हो उस केस के पैथोलॉजी के हिसाब से, जो एविडेंस पे हमें प्राप्त होता है उसके हिसाब से हम उस होम्योपैथी मेडिसिन का पावर रखें। और चूंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ ट्रीटमेंट होता है, सबसे अच्छी बात है कि लोगों को पता है कि होम्योपैथी सेफ ट्रीटमेंट में एक काउंटिंग में आता है। लोगों की आम राय है कि होम्योपैथी सेफ है, फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। हमने इस थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, फायदा भी करेगा और नुकसान भी नहीं करेगा और फास्ट भी करेगा, और बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का। तो सबसे अच्छी बात है कि मॉडर्न होम्योपैथी में हम फास्ट ट्रीटमेंट, एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए जो डोजेस की, जो पोटेंटाइज लेवल की जो मेडिसिन है, और जो होम्योपैथी में 50 लाख पावर तक की मेडिसिन हैं, कई अलग अलग स्केल्स जो होम्योपैथी में मौजूद है, हमने उसका समावेश किया अपनी प्रैक्टिस में। और कहीं ना कहीं लोगों के एविडेंस बेस्ड सिस्टम का जो फायदा हमने जो उन्हें दिया, उसके बदौलत आज दुनिया को होम्योपैथी का भविष्य जो कह सकते हैं कि हम मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में, जिसमें हम एविडेंस बेस्ड सिस्टम दे पाएंगे, उसकी पूर्ति के लिए जो वेरिफिकेशन के हिसाब से हमने करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट जो कहीं ना कहीं अपने यूट्यूब के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से लोगों को जो बताने के लिए मुहैया कराएं। कहीं ना कहीं इससे होम्योपैथी में भारत का नाम आगे जाकर जर्मनी से जो बनी हुई होम्योपैथी है उसमें अगर जुड़ता है तो मॉडर्न होम्योपैथी का नाम एक बहुत ही ज्यादा विश्व के लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी रूप में, या हो सकता है दुनिया की उन बीमारियों पे जिसमें अभी तक लाइलाज है, जिसमें डॉक्टर्स कई बार हार मान लेते हैं, अभी भी रिसर्च हो रहा है, उसमें मॉडर्न होम्योपैथी का नाम जरूर आगे जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों के लिए मदद भी कर पाएगा। और जो दुनिया का एक हमारे लिए जो सबका आपस में एक कैलकुलेशन होता है कि कुछ भी कर हम किसी की भी मदद करें, किसी का घर परिवार बचाएं, लोगों की जान बचाएं, उसमें मॉडर्न होम्योपैथी एक इंपॉर्टेंट टूल के रूप में साबित हो सकेगी। भंडारी साहब के पास आना चाहूँगा मैं। सर, अभी तो हम एलोपैथी की बात कर रहे थे, लेकिन अब तो होम्योपैथी इंदौर की बहुत आगे जा रही है, मॉडर्न हो गई है। जो कहा जा रहा था कि होम्योपैथी में यदि फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, बता रहे हैं कि फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी नहीं होगा और फास्ट होगा। अब तो सर आप जो बात बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की अभी ज़रूरत है और चल रही है रिसर्च। और मेरी अभी चोपड़ा जी से बहुत डिटेल में बात हुई, द्विवेदी सर से बहुत बार बात हो चुकी है। मैंने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, जिस दिन यूनिवर्सिटी चालू की थी उसी दिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इसमें मेडिकल, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चारों को मिलके करीब 200 डिसीज़ पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। मैंने चोपड़ा सर से, द्विवेदी सर से भी बात की है। हो सकता है इस रिसर्च को और एडवांस करके और मिलाकर कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती है जो अभी आपने बोला लाइलाज बीमारियां हैं, उनको हम एविडेंस बेस्ड के साथ साथ रिसर्च कर जितनी इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं अभी हमारे मेडिकल साइंसेस में, इसको जैसे पेट स्कैन की बात करूं तो कार्डियक पेट स्कैन से आपको कार्डियक परफ्यूजन मालूम पड़ सकता है। अब आज आपने कोई एक्स होम्योपैथिक दवाई दी, एक्स एलोपैथिक दवाई दी, दोनों को कंपैरिजन करके आप प्रूव कर सकते हो कि किस डिसीज से क्या, आपको किस दवाई से कितना फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे ही कई मार्कर है, डॉक्टर सोडानी बताएंगी, बहुत सारे मार्कर्स ऐसे हैं जिनको आप चेक करके बता सकते हो कि इस दवाई को देने के बाद इतना फ़ायदा हुआ, ये एलोपैथिक दवाई थी या आयुर्वेदिक थी, इसको देने के बाद ये फ़ायदा। तो इस तरह अगर अपन एक काम करेंगे जो इंदौर शहर में अब शुरू हो चुका है, और हम कोशिश करेंगे कि इन सबको मिलाकर जो हमारा डिपार्टमेंट बनाया है उसमें जितनी भी ऊंचाई तक इसको ले जा सकते हैं और जितना एविडेंस बेस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्या है ये 10-20 पेशेंट पे नहीं करेंगे, कम से कम नंबर रहेगा 100-200 पेशेंट पर डिसीज़ के हिसाब से। इसी पर हम मंथन करने आए। आप तो इतने आगे क्षेत्र में बढ़ ही रहे हैं, शहर सरकार के मुखिया भी बैठे हुए हैं, इंदौर के महापौर हैं, आपकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? हेल्थ फैसिलिटी को लेकर इंदौर में क्या किया जाए, शहर सरकार क्या करे, मध्य प्रदेश की सरकार क्या करे? देखिए, इंदौर में अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी जो पेरिफेरी में अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PSC, उनको अपग्रेड करना चाहिए। नॉट ओनली फॉर इंदौर, मैं कहूँगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए। उनको अपग्रेडेशन से मेरा मतलब है एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वहाँ की फैसिलिटीज़ वाइज, बिकॉज मेनी ऑफ द नर्सिंग स्टाफ, मेनी ऑफ द डॉक्टर्स
अभी इंदौर से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम अगर उनसे बॉन्ड भरवा के उनको रूरल एरिया में पोस्ट कर रहे हैं, पर वहाँ पर अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो या तो वो अपनी बोरियत महसूस करके भाग जाते हैं, या फिर उनको जो ग्रोथ अपनी दिखना चाहिए वो ग्रोथ नहीं दिखती है। तो मैं, महापौर जी भी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से सबको ऐसा बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस पेरिफेरी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं लाइक पीएससी सीएससी को, इनको एक लेवल पे अपग्रेड कर दें और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप कर दें कि वहाँ डॉक्टर को हर फैसिलिटीज़ मिल जाए और एक प्रोटोकॉल फिक्स हो जाए कि इस स्टेज के बाद में आपको पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना है, इस स्टेज के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पेशेंट मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएगा। तो यहाँ पर भी अननेसरी पेशेंट का लोड न बढ़ेगा और वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाया करेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर रख के सीख भी जाएंगे, काम भी करेंगे और मरीजों को इलाज भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सेकंड पार्ट है कि कुछ लोग अभी भी स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्पेशली नर्सिंग स्टाफ और जूनियर डॉक्टर्स को। उसके लिए ट्रेनिंग का बहुत अच्छा मॉड्यूल मैंने तो बनाया ही है, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी बनना चाहिए और उससे एक ट्रेनिंग का सेंटर सब जगह डेवलप हो जाएंगे तो आपकी पेरिफेरी में जो एक स्किल्ड स्टाफ चाहिए वो मिल जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव है और अपेक्षाएं भी हैं, शहर सरकार से भी हैं, मध्य प्रदेश की सरकार से भी हैं। डॉक्टर वर्षा, सरकार कोई सजेशन देना चाहेंगे कि अब सर ने जैसे बहुत कुछ बता दिया है कि अब बस ये और हो जाए, फिर मध्य प्रदेश जैसा कहा जा रहा है कि विदेश से तो पेशेंट आ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाए कि अब इलाज कराना हो तो चलिए इंदौर चलते हैं। जैसा कि सर ने भी बताया था कि कुछ बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ऑस्टियोपोरोसिस है। ये सारी बीमारियां बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती है और पहले ऐसा माना जाता था कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, पर आजकल ये केसेस हमें इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मिलने लगे। मे बी उसके कारण बहुत सारे होते हैं, डाइटरी फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे कारण होते हैं। तो मैं एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम एक रेगुलर कैंप्स आयोजित करें हमारे शहर में भी और इवन डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी, जहाँ पे लोग आके स्क्रीनिंग करा सके और बहुत इजीली स्क्रीनिंग करा सकते हैं इनकी। हम उनको एज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैमोग्राफी है, उसमें भी एज वाइज डिविजन्स अवेलेबल होते हैं। तो साल में एक बार आके स्क्रीनिंग करा ले। अभी तक क्या लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कोई बीमारी हो तब हम डॉक्टर के पास जाए, पर स्क्रीनिंग का मतलब उन्हें समझाना में हमें भी बहुत डिफिकल्टी होती है कि आपको बीमारी नहीं है, आपको लगता है आपको बीमारी नहीं है, पर फिर भी आपको आके जांच करानी है। तो ये कि जो जनरल लोगों में अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है कि आप स्क्रीनिंग जांचें करवाइए, ताकि आपके जो भी डिजीज़ है, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो स्टेज 1 में अगर हम उसे पकड़ ले तो ऑलमोस्ट 90-95% क्योर रेट है, और वही हम अगर स्टेज 4 में पकड़ते तो उसका क्योर रेट 20% रह जाता है। तो हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है, मल्टीपल कैंप्स रखने हैं, ताकि ऐसी जो डिजीज़ जिनको हम अर्ली स्टेज पे पकड़ सके वो हम इजीली पकड़ सके। चोपड़ा साहब, कैसे समायोजन कर सकते हैं एलोपैथी, होम्योपैथी, और क्या होम्योपैथिक जो है उसको भी कुछ सरकार से और कुछ चाहिए क्या? बिल्कुल, आदरणीय मेयर साहब हमारे सामने बैठे हैं। मैं पूरी पराकाष्ठा के साथ उनसे निवेदन करूंगा कि इस समय दुनिया को वाकई, जैसा कि कोविड में हमने देखा कि सबने मिलकर काम किया तो कितने अच्छे परिणाम मिले। जिस बीमारी का दुनिया को अंदाजा नहीं था उसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, लगभग सभी सिस्टम ने अपने साथ यूनाइटेड वे में काम किया और सबकी जान बचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर हम सिर्फ इस कोविड को, अगर इस एग्जाम्पल को ही, अगर वर्ल्ड वाइड इस सिस्टम को अगर हम सब इंटीग्रेटेड करके दुनिया के लिए सर्वे भंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, इस उदाहरण को अगर हम समझते हैं और इस पराकाष्ठा को अगर हम स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चारों सिस्टम या जो भी बेस्ट सिस्टम अपनी ओर से अपनी कोशिश कर रहा है उसको हम समावेश करके दुनिया को अच्छा मदद कर सकते हैं। और एलोपैथी, होम्योपैथी, जिसमें एलोपैथी अपना ऊपर से पूरा सिस्टम अपना काम कर रहा है, होम्योपैथी उसमें अंदर से बॉडी रिस्पॉन्स को, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाकर आपकी मदद करता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने बताया मॉडर्न होम्योपैथी, जिसमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं हम दुनिया के लिए अच्छा कर सकते हैं और 70% बीमारियों पर जो लाइलाज है उसमें मिलकर इंटीग्रेशन के साथ दुनिया की हेल्थ के रूप में जो भी बेस्ट दे सकते हैं उसमें मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका है कि सरकार से हमें मदद मिले और हमारी इस अप्रोच को आगे बढ़ाने में आपका हमें कहीं ना कहीं अनुपालन भी मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, महत्वपूर्ण आपने सजेशन जो दिए।